हेलो क्लास 9। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीकों से आप सभी लोग अपना अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 9 की साइंस की चैप्टर 1 को, जिसमें चैप्टर 1 में है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, जिसे हम लोग बहुत आसान तरीके से एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जो पार्ट है अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग अच्छा से अच्छा इसका आंसर जो है कर पाओ। ठीक है, तो उससे पहले चैप्टर 1 में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं कि भाई ये विज्ञान है क्या, है ना। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर का तो पढ़ेंगे ना। तो जो विज्ञान है उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। ठीक है, इतना तो जानते होंगे, बहुत से बच्चे आजकल जान जाते हैं। पहले होता था कि नहीं जानते थे, अब सब जानते हैं ना। जिसको देखो अगर हम लोग तोड़ दे विज्ञान को वी प्लस ज्ञान, है ना, तो वी प्लस ज्ञान, तो वी का अर्थ हो जाएगा विशेष ज्ञान। ठीक है, मतलब विज्ञान का क्या बोलना चाह रहे हैं, विज्ञान क्या है? ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम लोग को किसी भी वस्तु के बारे में हो या किसी भी चीजों के बारे में हो एक विशेष ज्ञान मिलता है। इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है हमें मिलती है किससे? विज्ञान से। ठीक है, फिर भी अगर हमें बताना हो कि विज्ञान क्या है तो कैसे बताएंगे? इस तरीके से कि किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके। ठीक है, कोई से भी वस्तु उसके बारे में हमें जानकारी ग्रहण कर लेना है, फिर उसमें क्या कर सकते हैं? अवलोकन करते, विश्लेषण करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब कैसे अवलोकन और विश्लेषण करते हैं भाई? मान के चलो सपोज दैट हमें कोई मशीन मिलती छोटी सी, किसकी बारे में बात करें? एक मोबाइल, सब पकड़ते हो आजकल, है ना, जिस मोबाइल से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर उसके बारे में हम लोग सोचना लग गए कि अरे ये चलती कैसे, बनी किससे है, इसमें क्या क्या चीजें लगती है ना, बनाने वाले को कितना टाइम लगा हुआ, कब खोजो, अगर इस तरीके से हम उसमें अवलोकन विश्लेषण करने लग जाते हैं तो समझो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि क्या विज्ञान की कोई शाखा होगी? तो हाँ भाई, शाखा है। विज्ञान एक तरीका की नहीं होती। जो हम लोग जानकारी ग्रहण कर रहे हैं वो कई तरीका की होती है। हम जीवों के बारे में भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, हम मशीनों के बारे में भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, और हम किसी भी तत्व की या पदार्थ के गुण धर्म के बारे में, मतलब वो कोई पदार्थ कैसे काम करेगा, किसके साथ रहता है तो कैसे करता है, गैसों के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सारा शाखाएं हैं किसमें? विज्ञान में। ठीक है, तो जनरली हमें 3 शाखाएं देखने को मिलेगा। पहला क्या है? जीव विज्ञान, दूसरा जो है भौतिकी, और तीसरा जो है रसायन शास्त्र। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना पड़ेगा। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, और भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है भाई। इसके बारे में आगे और भी जान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे आगे जान ले कि जीव विज्ञान क्या होती है, ये जान ले। तो ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते कि जीव जंतु क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। क्लियर? फिर अगर हम लोग भौतिकी आ गए तो भौतिकी में क्या होगा? मशीनों के बारे में पढ़ते हैं, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक घटना है, प्रकृति, उनके बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं? भौतिकी में पढ़ते हैं। बात आती है रसायन की तो पदार्थों के गुण धर्म के बारे में हो गया कि कोई पदार्थ कैसे रहता है, कैसे काम करता है ना। जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई पदार्थ है ऑक्सीजन गैस, वो अगर किसी दूसरे पदार्थ के साथ जाता है तो क्या होती है ना। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? रसायन में पढ़। अब आ जाते हैं भाई आपके पाठ में कि पाठ में क्या? पाठ का नाम क्या है? जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो उस जैव विविधता का मतलब समझो। इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, इंग्लिश नाम भी आपको याद ही रखना है, ये नहीं है ना, क्योंकि हम जब बड़े हो जाएंगे ना, जब 11th 12th में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं से ये इंग्लिश नाम हमें ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। कॉलेजेस करेंगे तब ये इंग्लिश नाम के साथ हमें जाना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों ना अभी से हम उससे फ्रेंडली हो जाए, है ना। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। तो ये जैव विविधता क्या होती है? पूरी पाठ का निचोड़ सिर्फ एक लाइन जो मैं लिखा हूं उससे समझ आ जाएगा कि हम लोग पूरे पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। कैसी विभिन्नता भाई? भाई देखो आप लोग, ये विभिन्नता को अगर समझ गए ना तो ये पूरी जो परिभाषा है वो यूं ही याद हो जाएगा, यूं ही समझ आ जाएगा। कैसे? जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता, तो ऐसा क्या है भाई जो विभिन्नता का बड़ा सा रोल है? देखो, विभिन्नता का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है। कैसा अंतर भाई? देखो, ये तो परिभाषा हो गया। अब देखो अंतर कैसे पाया जाता है। जैसे कि किसी जीव का जो साइज एकदम छोटा होता है, किसी जीव का एकदम से बड़ा होता है ना।
किसी का उम्र एकदम कम, किसी का बहुत ज़्यादा, है ना। कोई पानी में रहता है तो कोई किस में रहता है, जमीन पर, थल में रहता है ना। इसी तरीके से कोई गुफा के अंदर रहता है तो गुफा के बाहर रहता है। इस तरीके से कोई पर्वतों पहाड़ी इलाका में रहता है तो कोई रेगिस्तान में रहता है। इस तरीका का विभिन्नताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरीका के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। मतलब हम लोग पूरे पाठ में जीवों के बारे में पढ़ेंगे, कैसी कैसी विभिन्नताएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। और क्या करेंगे हम लोग, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब उसको वर्ग में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, देखेंगे आगे और समझेंगे अच्छे से कि वर्गीकरण क्या होगी। समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया, वही समूहीकरण। तो समूहीकरण क्या बोल रहा है कि समान गुण वाले जीवों एवं पदार्थों को एक समूह में रखना। ठीक है, समान गुण वाले, जैसे कि अगर आपके क्लास की बारे में बात करें, आपके क्लास में क्या करेंगे हम, होशियार जो बच्चे उसको अलग कर देंगे और जो थोड़ा सा उससे कम वाले हैं उसको अलग रख देंगे। एकदम से जो कुछ भी नहीं जानते, कुछ बच्चे ऐसे एकदम सिली टाइप से बैठे रहते हैं पीछे तरफ या बगल में चुपचाप, उनको कोई मतलब नहीं होते, ऐसे तो 2-3 ग्रुप हम लोग क्लास में बना सकते हैं। इस तरीका का हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम जो समूह बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, समूहीकरण कहेंगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण भी समझो आसान भाषा में क्या होती है। जैसे कि हम क्लास के बच्चों को क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। मतलब उसको वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं कि कोई बच्चे गणित में होशियार है, कोई हिंदी में होशियार है, कोई बच्चे किसमें है, विज्ञान में होशियार है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग वर्गों में जो बांट देते हैं उसे ही क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर है। आगे का प्रोसेस देखते हैं कि वर्गीकरण की जो आगे का काम कैसे हुआ, वर्गीकरण हुआ कैसे जीवों का। इतना सारा तो जीव है ना। तो इन जीवों का वर्गीकरण हुआ कैसे, ये जानना पड़ेगा कि कैसे इनको ग्रुप में बनाया, कि नहीं भाई आप इस ग्रुप में रहोगे, नहीं भाई आप इस ग्रुप में रहोगे, कैसे बनाए, है ना। तो इन प्रक्रिया को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इससे आप लोग को ये पाठ जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है। देखो, सबसे पहले जब वर्गीकरण हुआ तो हमारा एक वैज्ञानिक है, कौन, अरस्तु। ठीक है। अरस्तु ने क्या किया कि आवाज के आधार पर, मतलब इन्होंने अपना आधार क्या बनाया, आवाज। सभी वैज्ञानिक ने अपना अलग अलग आधार बनाया। आवाज के आधार पर मतलब जीवों के रहने के हिसाब से इन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर 2 प्रकार की जीव जो है उपस्थित है। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा हम लोग का जली और दूसरा हो जाएगा स्थलीय। ठीक है, जलीय जीव और स्थलीय जीव। ठीक है, मतलब जो जल में रहते हैं वो वाला जीव और दूसरा जो होता है स्थलीय जीव। ठीक है। अब ये वैज्ञानिक बता दिया अरस्तु आवाज के हिसाब से कि 2 प्रकार के जीव होते करके। फिर अब भाई अब जानते हो, अगर कोई कुछ काम करते, कुछ बनाते हैं तो इतना तो पता होगा आप लोग को, है ना। अगर कोई कुछ बना दिए तो क्या कहते हैं, नहीं ये गलत बनाया या मैं इससे अच्छा बना सकता हूं, ऐसा होता है ना। तो सेम वैसे ही हुआ होगा उस टाइम में। तो एक वैज्ञानिक आया कब, 1886 में। ठीक है, 1886 में कौन आया, एक वैज्ञानिक आया, कौन, जॉन रे आया। ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया, क्या इन्होंने जीवों के बारे में पढ़ा, हाँ, किस तरीके से इन्होंने क्या किया, पौधों के बाह्य लक्षण। ठीक है, पौधों के बाह्य लक्षण के हिसाब से क्या किया, वर्गीकरण किया। किसको, पौधों को वर्गीकरण किया। ठीक है, बाह्य लक्षण के हिसाब से। अब बाह्य लक्षण कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे भाई, आप लोग को बाहरी, मतलब आपको बाहरी बारिश कोई आदमी देख लेगा, परख लेगा, बोलेगा नहीं पतले लोग इधर हो जाओ, मोटे लोग इधर हो जाओ, है ना। इस तरीके से वर्गीकरण हो सकते हैं ना। सेम सिमिलरली क्या किया 1886 में, जब उन्होंने जीवों के बारे में बताया कि स्थलीय जीव होते, जलीय जीव होते, तब इन्होंने भी कि नहीं भाई मुझे भी आता है, मैं भी वर्गीकरण कर सकता हूँ करके पौधों के बाह्य लक्षण, मतलब बाहरी देख करके कि नहीं जो बहुत मोटे किस्म के होते पेड़ पौधे उसको अलग रखा होगा या चिकने पेड़ पौधों को अलग रखा होगा। इस तरीका से क्या किया उन्होंने, पौधों का वर्गीकरण किया जॉन रे ने। ठीक है। अगला वैज्ञानिक कौन है, केरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जितने भी आप बता दिए पौधों के बाह्य लक्षण को देख करके उन्होंने तो बता दिया था जॉन रे ने। फिर जॉन रे के बाद है कौन, केरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के जितने भी पेड़ पौधे सबको वर्गीकृत करने का प्रयास, नहीं मैं सबको, आप तो कम पेड़ पौधों को बताया, नहीं मैं सबको बताऊंगा करके कौन है, केरोलस लिनियस ने सभी पेड़ पौधों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। फिर इसी बीच मेन काम क्या हुआ, इन्होंने फूलों में, ठीक है, क्या किया कि फूलों में जो है 2 तरीका से, फूलों में नर को एवं मादा, ठीक,
इसका पता लगाया। ये बहुत बड़े काम है कि कौन सा फूल नर होगा और कौन से फूल जो है मादा होगा, इसके बारे में कौन बताया? केरोलस लिनियस ने बताया हमें, ठीक है। फिर देखो ये तो वो फूलों में बता दिया। अब इस तरीका के वर्गीकरण को जो हमें क्या बताता है कि कौन सा नर है कौन मादा है, ऐसे वर्गीकरण को हमें लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। आप लोग बुक का अपने बुक का पेज नंबर 5 पे सभी चीज़ है, ठीक है, वहां से देख सकते हैं डेटा को। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। केरोलस लिनियस ने फूलों का मतलब फूलों में क्या किया? नर और मादा का वर्गीकरण किया। साथ ही साथ इस वर्गीकरण को जो ये बताता है कि कौन नर है और कौन मादा है, ऐसे वर्गीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक वर्गीकरण, ठीक है। फिर इतना बड़ा काम किया तो फिर इसको क्या किया उन्होंने 1775 में, सॉरी 1735 में क्या किया? एक बुक लिखा, कौन सा? सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे। इस बुक में उन्होंने सब चीज को लिख डाला कि ऐसे ऐसे चीजें होगा करके, ठीक है। फिर इन्होंने यहीं तक नहीं रुका, चलो मैं तो फूलों में नर और मादा का पता लगा दिया, अब मैं आराम से बैठता हूँ, ऐसा नहीं किया। इन्होंने आपके जैसे ही, जैसे आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, सेम सिमिलरली इन्होंने क्या किया और भी वर्गीकरण पे काम करते रहे। और जंतु है और वनस्पति, मतलब जितने भी जंतु है बोल सकते हैं, जानवर, मनुष्य है ना, और पेड़ पौधे, इनका वर्गीकरण फूलों में तो कर लिया था, है ना। फिर किसके लिए ध्यान देने लग गए? जंतु और वनस्पति, मतलब पेड़ पौधे के बारे में। फिर इन्होंने बहुत गहन अध्ययन करके क्या निकाला कि इन्होंने बताया कि फिर दो तरीका का वर्गीकरण किया। कैसा वर्गीकरण? एक तो पादप जगत, ठीक है, दूसरा होता है बताया इन्होंने जंतु जगत, ठीक है। ये दोनों वर्गीकरण को भी कौन किया है? केरोलस लिनियस ने किया है, ठीक है। इन बातों को याद रखेंगे, पादप जगत और जंतु जगत का वर्गीकरण कौन किया है? केरोलस लिनियस ने किया। फिर क्या हुआ? ये तो वो यहां तक कंप्लीट हुआ केरोलस लिनियस ने। कितने वैज्ञानिक है? अरस्तु है, जॉन रे है, केरोलस लिनियस। फिर इसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे पास क्या आ गया था? एक सूक्ष्मदर्शी आ गया था, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके इन्होंने क्या किया? अभी तो ये चलो जो जीव थे, बड़े बड़े जीव थे, उनके मतलब जीवों के बारे में ऐसे उनके लक्षण गुणों के हिसाब से उन्होंने क्या कर लिया? इतना वर्गीकरण किया कि पादप जगत और जंतु जगत को अलग कर लिया। फिर पादप जगत और जंतु जगत में भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं करके क्या कब पता चला? जब हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है, हमने एकदम जीवों के एकदम बारीकी से देखना, एकदम अंदर की चीजों को जानना चालू कर दिए। कब सूक्ष्मदर्शी आया? तब। उनके बाद सूक्ष्मदर्शी के आने के बाद से हमारे बीच, ठीक है, एक वैज्ञानिक है, कौन? R.H. व्हिटेकर, ठीक है। इस नाम को याद रखना, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई? देखो जब सूक्ष्मदर्शी आ गया उसके बाद से इन्होंने पूरे जितने भी सजीव है ना, सजीव जिनमें जीव होती है, उनको क्या किया? तीन चीजों के आधार पर। वो तीन आधार कौन कौन सा है? केंद्रक झिल्ली के हिसाब से कि उसमें केंद्रक झिल्ली होगा कि नहीं होगा, पहला पॉइंट केंद्रक झिल्ली के हिसाब से। दूसरा संगठन स्तर के हिसाब से कि वो एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है, इस हिसाब से बताया। फिर तीसरा पोषण स्तर के हिसाब से। पोषण स्तर मतलब कि वो सजीव है कि मतलब स्वपोषी है या विषमपोषी, इसके आधार पर। पहला हम लोग क्या देखे थे? तीन आधार पर, याद रखना। पहला तो जो है केंद्रक झिल्ली है ना, से बताया हमें पहला चीज आधार ना, जैसे कि अरस्तु का आधार क्या था? आवाज के हिसाब से। सेम उसी तरह इन्होंने R.H. व्हिटेकर का तीन आधार, तीन चीजों के हिसाब से। पहले तो हमें बताया कि केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली के हिसाब से बताया कि जीव कैसे होगा, है ना। फिर संगठन स्तर के हिसाब से बताया। संगठन स्तर मतलब क्या हो जाएगा कि वो जीव एक कोष की जीव है कि बहुकोष की जीव, उसके हिसाब से वर्गीकरण किया, अलग अलग किया उनको। फिर जो थर्ड है हम लोग का क्या था? वो पोषण स्तर। पोषण स्तर के हिसाब से। पोषण स्तर से मतलब ये हो रहा है कि वो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इस हिसाब से बताया। मीन्स ये बताया हमें कि वो जीव स्वपोषी है या विषमपोषी। अब हम लोग देख लेते हैं R.H. व्हिटेकर का वर्गीकरण उन्होंने क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने सजीवों को टोटल 5 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग? ये तो फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड वन है प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटीफंक्शन। ये टोटल 5 प्रकार है जिसे हमारे सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार होने के बाद से क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया और हमारे बीच से रखा गया,
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जिसको बहुत अच्छे से समझना है। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसको समझ गए तो इससे हर एक रिलेटेड, जैसे कि मोनेरा के बारे में हमें पूछा जाता है तो हम लोग बता सकते हैं, अगर हमें एलिमेलिया के बारे में पूछा गया तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझो। देखो सजीव को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया, किसमें किसमें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो ग्रुप में बांटा गया सबसे पहले। उसके बाद ये जो प्रोकैरियोट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोष की होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनेरा, और मोनेरा की उदाहरण क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। अब सर ये कैसे हुआ, यही डाउट है। तो देखो, अगर हमें मोनेरा के बारे में पूछे तो हम लोग क्या क्या पॉइंट्स बता सकते हैं, यही कि मोनेरा क्या होती, प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है, पहला पॉइंट बताएंगे। दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि एक कोशिकीय जीव है। तीसरा पॉइंट हम लोग बताएंगे उदाहरण इसका, और बता दूं कि इसमें क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें, मोनेरा में, है ना, इसके छोड़ जो नहीं लिखा है इस डायग्राम में उसके छोड़। और यह स्वकोषी और विषमकोषी दोनों प्रकार की होती है, कौन, मोनेरा। फिर हम यूकैरियोट में आ जाते हैं, इसमें देखो दो है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, है ना। तो एक कोशिकीय में आते हैं तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसको हम लोग इसमें से बोलते हैं प्रोटिस्टा बोलते हैं। उसकी एग्जांपल की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, इंटरमीबा और यूग्लिना, ठीक है। ये भी स्वकोषी और विषमकोषी दोनों प्रकार के होते हैं, क्लियर। फिर बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनमें आ जाते हैं। तो इसमें देखो, इसको फिर दो भागों में बांटा गया, किसमें किसमें, पहला तो है कोशिका भित्ति सहित, मतलब जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, भित्ति मतलब उसमें एक और कोशिका है, उसके ऊपर में और बाहरी लेयर पाया जाता है, ठीक है, उसके घेराव के लिए, ठीक है। कोशिका भित्ति पाया जाता है और जिसमें नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेलिया। उस ग्रुप का नाम क्या रखा गया है, आर.एच. विटेकर ने एनिमेलिया रखा है। इसका एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो मनुष्य, मेढक, मछली, ये किसकी एग्जांपल है इसमें, ठीक है। तो इसमें बताने के लिए बहुत सारी बातें होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट यूकैरियोट के अंतर्गत आते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं, मतलब इसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और बात करें तो ये विषमकोषी होते हैं, स्वकोषी नहीं होती। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना कि कौन स्वकोषी होगा, कौन विषमकोषी होगा, ठीक है। ये विषमकोषी होगा मतलब हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए क्या है, हम एनिमेलिया के ग्रुप में आते हैं और हम विषमकोषी है, ठीक है। बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति सहित, तो उसको भी दो भागों में बांट दिया गया, कौन कौन से, एक तो प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम और दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। ये क्या होती है भाई, हम लोग को पता होगा, है ना। ऐसे कोशिका भित्ति पाई जाती है वो, तो उसको भी दो ग्रुप में कैसे बांटा गया कि प्रकाश संश्लेषण जो कर सकते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते उनको अलग ग्रुप में रखा। देखो, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं कौन कर सकते हैं, पेड़ पौधे, है ना, जो नीम हो गया, पीपल हो गया, आम का जितने भी पेड़ पौधे वो सभी प्रकाश संश्लेषण करना खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको कौन से ग्रुप में रखा है, उनके ग्रुप का क्या नाम रखा गया, प्लांटिंग रखा गया, क्लियर, ठीक। देखो, अब हमें पूछा गया एग्जाम में कि प्लांटिंग को संक्षेप में समझिए, तो हम लोग फिर से वही पॉइंट लिखेंगे। यूकैरियोट के अंतर्गत आता है बहुकोशिकीय जीव है जिसमें कोशिका भित्ति सहित होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें, तो ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, अगर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है मतलब उसमें क्या पाया जाएगा, हरित लवण पाया जाएगा, और यह स्वपोषी होगी मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। इतने पॉइंट्स को हमें लिख देना होती है, एग्जांपल्स आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फिर लास्ट वन है प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता लेकिन उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो उसका एग्जांपल क्या, फंजाई। तो उदाहरण में क्या है, जैसे कि राइजोपस हो गया। और बात कर लेते हैं हम लोग इसकी एग्जांपल में, राइजोपस, मशरूम वगैरह जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ये होती कंप्लीट आर.एच. विटेकर की जो वर्गीकरण है उसका फ्लो चार्ट, ठीक। आगे इसको आप लोग कंप्लीट डिटेल में और भी देखने हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें लास्ट जो टॉपिक हम लोग का आपके बुक से, नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया, ठीक है। नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हुआ, इसके बारे में देखो। आप लोग जाहिर सी बात सोचो, अगर नामकरण नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम हो सकती। आवश्यकता के बारे में देखो, मान के चलो हमारे चैनल का कोई नाम ही नहीं होता, तो आप लोग क्या करते हैं, किसी को बताना होता, कहाँ से पढ़े हो बेटा बोलते, कोई क्या बताते हैं, चैनल का तो कुछ नाम था नहीं, ये वो चैनल है, चैनल ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन बट नाम हम रख चुके अपने चैनल के एकलव्य आरपीएस, तो आप लोग डायरेक्टली बताएंगे किसी के एकलव्य आरपीएस चैनल से पढ़ के आए हैं भाई ये सब चीज करी, है ना। तो इसीलिए जीवों का नामकरण रखना क्यों जरूरी है, हमारी सुविधा के लिए। सिर्फ एक चीज याद रखना, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा, सुविधा के लिए, ठीक है। आसान भाषा सुविधा होती है, इससे हम एग्जैक्टली से बता पाते हैं कि ना कि वो जीव क्या है। देखो, अब
इसमें प्रक्रिया कैसे होती है, तो बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों से रखा जाता है, ठीक है, 2 शब्दों से रखा जाता है। पहला तो है उनके किसके हिसाब से रखा जाता है, पहला शब्द जो होता है उसे वंश के नाम से और दूसरा शब्द जो होता है जाति का होता है। इस तरीका से हर किसी का नाम को रखा जाता है। मेनली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामकरण की आवश्यकता क्यों है, तो उसको याद रखना है कि नामकरण की आवश्यकता हमारी सुविधा के लिए होती है। क्लियर है? आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, क्या हम लोग इसको और कैसे सुधार कर सकते हैं, जरूर बताएंगे, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर का है तो आपको बेस्ट वीडियो मिले इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।